चलने की कोशिश करेंगे। मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने प्रोग्राम रखा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बीच में मोहसिना किडवाई जी आई हैं। बहुत ही एहतराम से, बहुत ही अदब से हम ज़ोरदार तालियों से उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे डिग्निटीज़, हमारे लीडर्स जो यहाँ पर मेहमान जो आए हैं, ज़ोरदार तालियों से हम स्वागत करें। मोहसिना किडवाई जी, अहमद भाई हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, उनसे जो कि मुंबई और महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, अहमद भाई से मैं अनुरोध करता हूं कि तुरंत मंच पर आएं और राम पुनियानी जी का स्वागत करें बुके दे करके। उमेर भाई कहाँ हैं? उमेर भाई बुके लेकर आए। उमेर भाई जो कि उमेर खान हमारे झारखंड के प्रभारी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनसे अनुरोध करता हूं अशोक पांडे जी का स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय सचिव माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फरहान आजमी, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि फरहान भाई मंच पर आएं और हमारे दिल्ली के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल साहब का बुके दे करके हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक हमारी बहन जो लड़ायक एडवोकेट्स है और बहुत लीगल टीम में हमारी काम कर रही है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, शम्स जी से मैं अनुरोध करता हूं बुके लेकर के आए और वो नीता डिसूजा जी का स्वागत करें। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा जी का स्वागत करें। नीता जी फिर से फोटो नहीं आई आपकी फोटो नहीं आएगी, नहीं चलेगा। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। आज़ादी से पहले से जली तो आज़ादी के बाद तक उसने ऐसे उजाला दिया कि आज पूरी दुनिया उस उजाले से रोशन है। तो मैं चाहता हूं कि एक शमा यहाँ भी जले और उसकी रोशनी भी इस ऑडिटोरियम से बाहर तक जाए, इस सभागार से बाहर तक जाए और पूरे देश में फैले। मुझे खुशी है कि आज हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में मौलाना साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर सेमिनार कर रहा है, कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है शिक्षा से जुड़े हुए। तो मैं अपने मेहमानों से अनुरोध करूंगा, शक्ति भाई से, राम पुनियानी जी से, अशोक पांडे जी से और अम्मी, अगर आप बैठी रहें, आपके लिए उठना दुश्वार होता है, मैं समझ रहा हूँ। नेता जी, मैं चाहता हूँ कि क्षमा रोशन कर दें, उसके बाद फिर हम विधिवत इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कभी डॉक्टर उदय प्रताप जी ने एक शेर कहा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज के दौर में जो एक सबसे बड़ी कमी आई है वो यही आई है कि चंद ऐसे लोग इक़्तिदार पर आ गए हैं जो ये सोचते हैं कि बस उनके अलावा इस मुल्क में किसी ने कुछ किया ही नहीं, जो हर दिन हमसे सवाल करते हैं कि 70 साल में दिया क्या गया इस मुल्क को, जो हर दिन हमारे बुजुर्गों की विरासत पर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे नमूने छोड़ रखे हैं इस समाज में
जो कभी कभी बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के ये कहते हैं कि आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली। ऐसे ऐसे विजुअल्स, ऐसे ऐसे वीडियोस हमारे सामने तैर रहे हैं। ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अलग ऐलान चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके जो विरासत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नामों को, उनके कामों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। ज़रूरत आन पड़ी है। अल्पसंख्यक विभाग की एक छोटी सी कोशिश है। मैं चाहता हूं, आपसे दो गुजारिश करूंगा कि ये सेमिनार है, ये कोई चुनावी सभा नहीं है और ये मुशायरा भी नहीं है। दो चीज़ों को आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि इस सेमिनार को सेमिनार की तरह सुनना है। इसमें 2 सत्र रहेगा। पहला ये कि कुछ विषय हैं जिस पे हमारे वक्ता बात रखेंगे। आदरणीय अशोक कुमार पांडे जी बात रखेंगे मौलाना आज़ाद और राष्ट्रवाद, इस विषय पर, और इस विषय के इर्द गिर्द अपनी बात रखेंगे। राम पुनियानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मौलाना आज़ाद साहब का व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है और आज़ादी के वक्त का जो देश में माहौल था, उस विषय को जोड़ते हुए अपनी बात रखेंगे। और चूंकि एक बड़ा तजुर्बा, एक बड़ी लंबी फहरिस्त यादों की हमारी सबसे बुजुर्ग शख्सियत जो यहाँ पे मौजूद है, मोहसिना किदवई जी, मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस विषय के इर्द गिर्द बोले कि पंडित नेहरू जी, मौलाना आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी के जो रिश्ते थे, उस रिश्ते पर बात रखेंगी तो हम सब उससे फैज़याब होंगे। मैं इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने चल रहा हूं। थोड़ी देर में हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे, आदरणीय पवन कुमार बंसल साहब। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं विधिवत शुरुआत करूं और दिल्ली के जो हमारे प्रभारी हैं भाई शक्ति सिंह गोहिल जी, मैं उनके लिए विषय की कैद नहीं रख रहा हूँ, चूँकि वो गुजरात से आते हैं, इसलिए विशेष तौर पे मैं चाहता हूं कि उनकी कही गई बात देश में और महत्व रखती है और दूर तक असर करती है। तो मैं बड़ी मोहब्बत से गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम शक्ति सिंह गोहिल जी से, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आएँ और अपनी बात रखें ताकि हम इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू कर सकें। मोहतरम शक्ति सिंह गोहिल जी, आप एक ताली बजा करके स्वागत करें। हमारी पथदर्शक सीनियर नेता मोहसिना किदवई जी, जिनको सुनना अपने आप में एक फ़ख्र महसूस करने जैसा लगता है, ऐसे हमारे दोनों विद्वान वक्ता राम पुनियानी जी, अशोक भाई जी, जो ऐसे शायर हैं कि जो दिमाग और दिल दोनों पे छा जाते हैं, लोगों को दीवाना कर देते हैं। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे भाई जनाब इमरान भाई, नेता डिसोजा जी, इस सभागृह में मौजूद सभी भाइयों बहनों और साथियों, कहा जाता है ना, सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है दीदार। सदियों में कोई एक ऐसी हस्ती पृथ्वी पर आती है कि जो अपने जीवन से, अपने कर्तव्यों से एक नई फिजा, एक नया माहौल खड़ा करके जाते हैं और फिर सदियों तक हम उन्हें याद करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब उन हस्तियों में से हैं जो सदियों में आते हैं और सदियों तक लोग उनको याद करते हैं। हम सब की ओर से मैं दिल से मौलाना आज़ाद साहब की इस जन्म जयंती पे करता हूँ। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ बताया गया, पर 35 साल की उम्र में
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बना सबसे कम उम्र में बनने वाले तो मौलाना आजाद साहब सिर्फ 35 साल के। इस देश की आज़ादी के इतिहास में अगर कोई महत्व की बात है, कोई सबसे बड़ी मूवमेंट जिसने आज़ादी दिला दी, तो वो मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंद छोड़ो। और इस मूवमेंट को चलाई थी अगर किसी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी थी। और उस मूवमेंट को जब कांग्रेस पार्टी ने चलाई तो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आजाद साहब। मैं लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कहा जाता है कि शुक्र करो बोलने का इल्म मिला है, शुक्र करो बोलने का इल्म मिला है, पर दुआ करो कि ज्ञानियों की सभा में मौन रहने का सामर्थ्य मिला। अब ये ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, राम पुनियानी साहब और अशोक भाई, इनकी मौजूदगी में मेरे जैसे को तो यही दुआ करनी चाहिए कि मौन रहने का सामर्थ्य मिले। हमें लंबी बात नहीं करनी है। बहुत लोग थे उस वक्त भी और आज भी पेट्रोल छिड़कने वाले, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाने वाले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता होता है। राम का मरे या रहीम का मरे, अपनी खुदगर्जी भरे, वही उनका काम होता है। और उस वक्त पे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे जो एक फायर ब्रिगेड का काम करते थे, दिलों को जोड़ने का। कहते हैं बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिराना, अरे मजा तो तब है जब गिरते हुए को संभालो। माहौल में एक सच्चे सेक्युलर बनके, एक सच्चे मौलाना बनके अगर इस देश के अंदर दिलों को मिलाने का काम किया तो मौलाना आजाद साहब थे। मैं उनको नमन करते हुए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूं। मुझे आप सबसे मिलने का, मौलाना साहब के लिए दो लफ्ज़ कहने का हमारे भाई इमरान भाई ने मौका दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ। दुआ करते हैं कि जो माहौल मौलाना साहब चाहते थे वो हमारे देश में बने। उस वक्त भी खुदगर्ज लोग थे, वही सोच आज भी बैठी है। और मैं सिर्फ 2 लाइन कह के, क्योंकि किसी शायर ने लिखा और इमरान भाई के बीच में आ जाता हूं तो मेरे अंदर भी कहीं से शायर मचलने लगता। इसने बहुत अच्छा लिखा है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में, मुखबिर देशभक्त हो गए। झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए मोदी तेरे राज में। थैंक यू। धन्यवाद शहनाज भाई। यहाँ पे आज मौलाना अब्दुल कलाम जी के बर्थ एनिवर्सरी के लिए जो आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मंच पे, मोशिना जी, you have always been an inspiration to me, ma'am. Then Punya ji, sir, Shakti Singh Gohil ji, भाई साहब, आप
I thank the Minority Department Chairperson. आज आपने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया है और जहाँ पे जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि यहाँ पे आज सभी धर्म जाति के आई कैन सी, मुझे यहाँ पे अपने सिख भाई मौलाने दिख रहे हैं, सम पास्टर्स आर ओवर हियर, सभी आज इकट्ठे यहाँ पे, कोविड टाइम्स है, पैंडेमिक टाइम्स है, फिर भी सब यहाँ पे एक छोटे से हॉल में, आपने ऊपर भी हमारे भाई लोग यहाँ पे सब मौजूद है, ऊपर भी भर गया है स्टेज, आपने सभी को यहाँ पे इकट्ठित करके जो एक पहल की है, शायद ये पहली बार है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये आयोजित किया जा रहा है। आपको ये आपका ये जो विचार है उसके लिए और दूरदृष्टि है, इसके लिए आपको धन्यवाद। के ऊपर बहुत सारे साथी खड़े हैं और इस भीड़ में कई सारे ऐसे साथी भी हैं जिन्हें अगली सफ़ों में बैठना था और वो बड़ी खामोशी के साथ पीछे जाके बैठ गए हैं। मैं उनकी इस सादगी को सलाम करता हूँ। तहजीब हाफी का शेर है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया, और वो जिसे चाहे उसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। तो आप सारे लोग जिस सादगी के साथ बैठे हैं, मैं उस सादगी को सलाम करता हूँ। दो चीज़ें हैं कि आप सबके मोबाइल में एक साइलेंट का एक ऑप्शन होता है, बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि उसे लगा लें, क्योंकि इस भीड़ में जब आपका फ़ोन बजता है तो सारी निगाहें आपकी तरफ मुड़ती हैं और लोग आपको बहुत हिकारत से उस वक्त देखते हैं। तो मुझे मलाल होता है, कश्ती का जिम्मेदार फ़कत नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं ये बात खुद के अंदर लानी चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि फ़ोन ऑफ कर लें। एक बात मैं राम पुनियानी जी और अशोक पांडे जी से, मोहसिना जी से बड़ी एहतराम से कह दूँ, सेमिनारों की एक परंपरा रही है किसी भी बड़े शहर में कि ख़ास तरह की ऑडियंस है, ख़ास तरह के वक्ता हैं, वो दायरा कभी टूटता नहीं। इस सेमिनार में मेरी कोशिश ये थी कि मैं वो दायरा तोड़ूं और ऐसी ऑडियंस निकाल के लाऊं, ऐसे श्रोता निकाल के लाऊं जो पहले से सेमिनारों में कम बैठते रहे हैं या नहीं आते रहे। आज आपको अच्छा लगेगा कि इस भीड़ में ऐसी तमाम ख़वातीन बैठी हैं जो माशाल्लाह हिजाब में है, पर्दे में हैं, वो शायद ही घरों से किसी चुनावी या किसी राजनीतिक सभाओं के लिए निकली हों, लेकिन आज मौलाना साहब के एहतराम में उन्होंने हम सब की दावत कबूल की, वो यहाँ आई। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका भी खैरमकदम करता हूँ। तमाम ऐसे बुजुर्ग भी हैं और मौलाना आज़ाद साहब जैसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखते थे, वो हिंदुस्तान आज आपको इस सभागार में दिखेगा। हमारे सरदार भाई बैठे हैं, हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हैं, हमारे ईसाई भाई बैठे हैं। शायद ऐसे ही हिंदुस्तान का ख्वाब मौलाना आज़ाद साहब देखते थे। मैं आइए अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए सूचना दूं कि ये मैंने कहा था 2 सत्र में रहेगा ये कार्यक्रम। पहले सत्र में हमारे वक्ता बोलेंगे और आखिर में हम आपसे भी सवाल लेंगे। 10 मिनट का, 15 मिनट का एक ऐसा सेशन भी चलेगा जब आप सुनिए, सुन करके कुछ सवाल जो आपके जहन में रहे वो अपने तक रखिए। बाद में हम आपके पास तक माइक पहुंचाएंगे और आप हमारे वक्ताओं से आपके दिलो दिमाग में जो मोहसिना जी, राम पुनियानी सर, शक्ति सिंह गोलू जी, नेताजी और नहीं आवाज़ में पकड़ लूँगा। 2 साल पहले एक छोटी सी जगह है दिल्ली में, गांधी पीस फाउंडेशन, वहाँ पर मौलाना साहब पर एक प्रोग्राम करने के लिए मैंने प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब को फ़ोन किया जो उस ज़माने में, उस समय जामिया में थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, अशोक यार तुमको मौलाना की याद कैसे आ गई, मौलाना को तो सब भूले हुए हैं। रिजवान साहब आज नहीं है दुनिया में, कोविड उनको ले गया हमसे। उनका भाषण अगर आप सुनना चाहें तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे अभी उनका यूट्यूब वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले लोड किया है। तो आज मौलाना साहब के साथ साथ मैं रिजवान साहब को भी याद कर रहा हूँ जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में सबसे शानदार अथॉरिटी थे। अगर अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो आप लोग रिजवान साहब की किताब ज़रूर पढ़िएगा।
मौलाना साहब पे बातचीत शुरू करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि मौलाना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता थे, तो वो मौलाना साहब के साथ भी अन्याय कर रहा है, इस कौम के साथ भी अन्याय कर रहा है, इस मुल्क के साथ भी अन्याय कर रहा है, और सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी की उस सेकुलर परंपरा के साथ अन्याय कर रहा है जिस परंपरा में मौलाना साहब भी आते थे, गांधी भी आते थे, नेहरू भी आते थे और तमाम सारे लोग आते थे। वो उस परंपरा को भूल जा रहा है जिसमें शफी अहमद किदवई साहब की हत्या कर दी गई थी, और यह हत्या किसी और ने नहीं की थी, मुस्लिम लीग के लोगों ने की थी। वो इस परंपरा को भूल जा रहा है कि एक तरफ सावरकर कांग्रेसी हिंदुओं को फर्जी नेशनलिस्ट कहते थे, तो दूसरी तरफ लीग वाले यानी जिन्ना साहब कांग्रेसी मुसलमानों को फर्जी नेशनलिस्ट कहते थे। यानी वो उस परंपरा को भूल जा रहा है जो 1857 से लेके 1947 तक हिंदुस्तान के सीने में आग की तरह जलती रही हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा। सब जानते हैं कि मौलाना साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था 1888 में। लेकिन दो बातें मैं आपको बता रहा हूं मौलाना साहब के खानदान के बारे में, फिर मैं धीरे धीरे उनके विचारों की तरफ जाऊंगा। खानदान में एक शेख बहलोल देहलवी साहब हुए। शेख बहलोल देहलवी साहब अकबर के जमाने के थे, और जब कुछ मौलानाओं ने मिलकर अकबर को मुज़त हिंद बनाने की बात की, यानी धार्मिक मामलों में फैसला देने लायक बनाने की बात की, तो शेख बहलोल देहलवी ने कहा कि वो बादशाह हैं लेकिन मुज़त हिंद नहीं बन सकते। और उनके जो साहबजादे थे उनसे भी एक कदम आगे निकले शेख मोहम्मद साहब। जहांगीर के दरबार में सर झुकाने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर तो सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा, उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकेगा। नतीजा ये कि जहांगीर ने उन्हें बेड़ियों में गिरफ्तार करके बेड़ियों में रखा, ग्वालियर की कैद में। तो इस खानदान से मौलाना आते थे और इस हिम्मत से बोलते थे। मौलाना की जो शुरुआत हुई थी वो शायरी से हुई थी। इमरान भाई शायर थे और आजाद नाम रखा था, जैसे तखल्लुस रखने का होता है, तो प्रतापगढ़ी की तरह उन्होंने आजाद रखा था। और फिर हुआ ये कि उनका असली नाम लोग भूल गए और वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। 1908 में उनके खानदान के लोग थे वो कलकत्ता आ गए थे, और 1908 में उनके पिता की मौत हुई, पिता की मृत्यु हुई। पैसे रुपए थे, पता नहीं क्या सूझा जवानी के 12 में हिंदुस्तान की जो बौद्धिक दिमागी जो दुनिया है उसमें दो बड़ी हलचलें हुई। एक मौलाना साहब का अखबार अल हिलाल, और दूसरा अखबार जो निकला था वो कॉमरेड। दोनों की कॉपीज आपको अगर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में मिल जाएंगी, अगर आप उर्दू और अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो पलट के देख सकते हैं उनका तेवर। अभी वो गांधी से नहीं मिले थे, अभी वो कांग्रेस से नहीं मिले थे। और एक बात जान लीजिए कि इस्लाम का उनसे बड़ा जानकार उस जमाने में बहुत थोड़े से लोग थे जो उनसे बड़े जानकार थे। और उस समय उन्होंने पहली चुनौती किसको दी? सर सैयद अहमद खान को चुनौती दी। सर सैयद अहमद खान कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी उन्होंने मुसलमानों के लिए स्थापित की थी। मौलाना आजाद ने यह सवाल किया अल हिलाल के माध्यम से कि मुसलमानों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाने की क्या जरूरत है। मुसलमानों की अस्मिता को अगर आप बाकी कौमों की अस्मिता से अलग काट के देखेंगे तो कभी भी उनका विकास नहीं होगा, ये कहा था मौलाना ने। और डेटा दिया था, उन्होंने डेटा दिया कि 15 साल में, वो पीरियड मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा, 1882 से 1898 के बीच इस वक्फे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले थे 122 ग्रेजुएट, मुस्लिम ग्रेजुएट, जबकि इसी वक्फे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 250 ग्रेजुएट निकले थे। तो सबसे पहला सवाल उन्होंने सर सैयद अहमद खान पे उठाया। लंबी बहस है वो, मैं कुछ हिस्से आगे कोट करूंगा। और वहां से उनकी ये समझ डेवलप होनी शुरू हुई कि इस्लाम का मतलब, या इस्लाम में कहीं ये नहीं सिखाया गया है कि दूसरी कौमों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। आप अगर मौलाना साहब को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कहीं और की थ्योरी लेके नहीं आते हैं, वो कुरान के माध्यम से समझाते हैं कि कुरान कैसे सबके साथ मिलजुल के रहने की बात करती है। वो बताते हैं कि ये समझ ही गलत है कि हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं। यहां से मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, नेशनलिज्म के मामले में।
अगर आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे तो नेशनलिज्म की पूरी लड़ाई क्या थी? नेशनलिज्म की लड़ाई ये थी कि एक तरफ अल्लामा इकबाल साहब, सर सैयद ने सीधे तो नहीं कहा था लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा था, और बाकी सारे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं और दो कौमें जो हैं वो दो अलग अलग नेशन स्टेट बनाती हैं, दो अलग अलग राष्ट्र बनाती हैं, दो अलग अलग मुल्क बनाती हैं। अगर आप अल्लामा इकबाल साहब का लॉजिक पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो किसी और दीन के साथ, किसी और धर्म के साथ रह ही नहीं सकता। और उनका बहुत खूबसूरत जवाब कहीं किसी और जगह से नहीं आया, मदनी साहब ने दिया, मौलाना हसन मदनी साहब ने जवाब दिया। और मौलाना हसन मदनी साहब ने कुरान के सफ़े पलट डाले और यह साबित कर दिया कि यह बिल्कुल गलत बात है और यह सिर्फ एक पॉलिटिकल तमाशा है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। आप देखिए इसके ठीक बगल में क्या हो रहा था। ठीक बगल में हमारे विनायक दामोदर सावरकर 5 बार माफी मांगकर जेल से निकलने के बाद, जहां जेल में जाने से पहले वो 1857 में कसीदे पढ़ रहे थे बहादुर शाह जफर के, जहां जेल में जाने से पहले वो जब किस्से सुना रहे थे आपको अवध के, तो वहां के मौलानाओं के संघर्ष के बारे में, अजीमुल्लाह साहब के संघर्ष के बारे में पूरी इज्जत के साथ बात कर रहे थे। वो जेल से निकल के आने के बाद, और यहां इस हाल में जितना मेरा रिसर्च है, मैं ये दावा करता हूं कि जैसे भाई परमानंद आर्य समाज वाले, उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि आप कांग्रेस में और गदर पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ऐसी ही कोई शर्त रखी गई थी। एंड ही वाज वर्किंग एज अ ब्रिटिश एजेंट। और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया, 1924 में हिंदुत्व लिखा। और हिंदुत्व पूरी किताब क्या कहती है? एक लाइन में कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं। गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद में जो 1937 में पहली हिंदू महासभा की मीटिंग हुई जिसमें वो प्रेसिडेंट थे, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। यानी एक तरफ कांग्रेस की विरासत थी जो नेशनलिज्म को, अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो नेहरू की उस खूबसूरत भाषा के अलावा उसमें क्या है? उसमें यह है कि हिंदुस्तान की पूरी परंपरा में, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे अकबर हो, चाहे उसके बाद का शासन हो, यानी अंग्रेजों के पहले का, के जितने हीरोज थे उनको किसी रिलीजन की हीरो की जगह, उनको किसी धर्म के हीरो की जगह वो नेशनल हीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। वो बताते हैं कि हिंदुस्तान जो बना है उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बनाया है, अशोक ने भी बनाया है और उसे अकबर ने भी बनाया है। यानी एक ऐसे नेशनलिज्म का प्रस्ताव कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कर रहे थे जिसके लिए दुश्मन कौन था? ब्रिटिश थे। जिसके लिए दुश्मन था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, और उसके सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ा होना था हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और सारी कौमों को, और मिलजुल कर एक ऐसे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल रचना था जिस हिंदुस्तान में सारी कौमें मिलजुल कर रह सके, नंबर 1, और अपने अपने जो कौमी जो व्यवहार होते हैं वो व्यवहार करने के लिए आजाद रह सके, नंबर 2। यही जो नेशनलिज्म था, यही जो मिला जुला नेशनलिज्म था, इसी के खिलाफ अंग्रेजों ने 2 राक्षस खड़े किए। एक तरफ जिन्ना को खड़ा किया और एक तरफ सावरकर को खड़ा किया। और इसीलिए मैंने बताया कि दोनों के नंबर 1 दुश्मन जो थे वो कौन थे? वो कांग्रेस के लोग थे। सावरकर बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। मुस्लिम लीग, अगर आप उनके अध्यक्षीय भाषण पढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग के बारे में 2-4 गालियां देके निकल जाते हैं, लेकिन हर प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 5-5 पेज, 6-6 पेज सिर्फ कांग्रेस के बारे में लिखा है। और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस से जब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गई सुभाष चंद्र बोस ने, आज संघी बहुत शोर करते हैं कि सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती और वगैरह वगैरह। अगर आप आरएसएस की वेबसाइट पे या फिर बीजेपी की वेबसाइट पे या फिर सावरकर की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके सावरकर के भाषणों का वो कलेक्शन डाउनलोड कर लें तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद, पहले वो अकेले कांग्रेस को गाली देते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों को। मुझे लगता है कि एक और जोर की ताली बजनी चाहिए अशोक जी के लिए। बहुत
शुक्रिया अशोक कुमार पांडे जी, कई ऐसे तथ्यों से पर्दा उठाने के लिए और कई ऐसे बेबाक सच बोलने के लिए जो ज़रूरी है इस दौर में बोले जाने चाहिए। और इसी बीच एक खूबसूरत इजाफा ये हुआ है कि आज के इस कार्यक्रम के बहुत मोहतरम मेहमान जिन्हें मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के तौर पर मैंने शुरू से प्रस्तावित कर रखा था, ऐसे कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष और नेहरू जी के सपनों का शहर, नेहरू जी के ख्वाबों की ताबीर वाला शहर चंडीगढ़, वहाँ के 4 बार सांसद रह चुके, इस देश के रेल मंत्री रह चुके और वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे मोहतरम पवन कुमार बंसल साहब तशरीफ लाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और मैं शहनवाज से गुजारिश करूंगा कि बुके भेंट करके उनका स्वागत करें, उनका खैर मकदम करें। मैं फहीम से गुजारिश करूंगा, फहीम कुरैशी साहब से कि आएं और बुके भेंट करके दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, उनको भी बुके भेंट करके उनका स्वागत कर लें। जल्दी आ जाए, फिर हम इस सत्र को अगले वक्ता तक पहुंच रहे हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, तारतम्य में थोड़ा सा बीच में टूटा, ऐसा होता है कि मजबूरियाँ चलती रहती हैं, मेहमान जुड़ते रहेंगे, हम उन्हें उनका सम्मान करते रहेंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। डॉक्टर उदय प्रताप हिंदी के बड़े मूर्धन्य कवि हैं और इस देश की लोकसभा और राज्यसभा में भी रहे। उन्होंने कभी एक नज्म कही कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब गए, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। तेरे हाथों में ये जो देश की पतवार मिली, कभी इशारे में बात कह देता है, समझने वाले समझ जाते हैं कि तेरे हाथों में ये जो देश की पतवार मिली, तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। ऊंचे आदर्श सरेआम यूं नीलाम किए जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है, जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, उनके पैबंद लगे चिथड़े गवाही देंगे, उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं, उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सच हैं, कुछ कड़वे सच भी हैं जो तारीख के पन्नों में दफन है। और इतिहासकार या अच्छे वक्ता जब उन पर से पर्दा हटाते हैं तो अच्छा लगता है। मैं बहुत एहतराम से, बहुत मोहब्बत से आज के इस कार्यक्रम के एक और बहुत महत्वपूर्ण वक्ता, और जिनको आप सोशल मीडिया पर, खास तौर से यूट्यूब पर, मोबाइलों में सुनते रहते हैं और पूरा देश उनका प्रशंसक है, और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं जिनको हमने राम पुनियानी जी की आवाज़ में, उनके नज़रिए से, उनके शब्दों में सुना, जाना, और तब हमें लगा कि नहीं, इसका ये पहलू था। मैं बहुत एहतराम से जनाब राम पुनियानी जी को बुला रहा हूँ, जो महाराष्ट्र से हमारे बीच में चल कर के आए हैं। एक जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें और धैर्य से उन्हें सुनें। प्रिय दोस्तों, जब मुझे इमरान प्रतापगढ़ी जी का फ़ोन आया
कि हम मौलाना आज़ाद की बरसी पर इस तिथि पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की नहीं हुई कि मुझे बुलाया जा रहा है, खुशी इस बात की हुई कि एक वो शख्सियत जिसने भारत को भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसको सच्चाई से याद करने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ ये बात बता दूँ कि मौलाना साहब को याद करना केवल मुसलमानों का काम नहीं है। वो केवल मुसलमानों के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के नेता थे और इंसानियत को रास्ता दिखाने वाले एक शख्स थे। उनके बगैर आधुनिक भारत की कल्पना करना असंभव है, जहाँ तक मेरा संबंध है। मौलाना साहब के बारे में मेरे पहले के नौजवान साथी ने बहुत अच्छे से विस्तार में सब कुछ बता दिया है। मैं केवल 2-4 बिंदुओं पर अपनी राय रखूँगा और इस बात पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि आज उनके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा की मुहिम चालू की जा रही है, जो बहुत ख़तरनाक है हमारे देश के लिए। तो मैं बात की शुरुआत करता हूँ कि जब वो 35 साल की उम्र पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इतनी कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो अपने सामने देख रहे थे कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश की आज़ादी के लिए सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर आगे चलना चाह रही हैं, और उस समय जो सांप्रदायिक ताकतें थी, जो एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में भी आने वाली थी, वो ताकतें भी मौजूद थी। तो उस समय वो अपनी तकरीर में एक जो वाक्य कहते हैं वो आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस समय था, और मुझे लगता है इस वाक्य को चारों तरफ हमारे आगे की राजनीति चलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ये वाक्य के अगर हम मकसद को पूरा कर सकें तो आगे आने वाला भारत एक अच्छा भारत बन सकता है, जहाँ हम विकास की तरफ जा सकें, वास्तविक में लोगों के दुख दर्द को दूर करके एक अच्छा समाज बना सकें। तो खैर वो वाक्य क्या है? मौलाना साहब कहते हैं कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता कुतुब मीनार पर बैठकर बोले कि मैं तुम्हें स्वराज दे देता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात मत करो, तो मौलाना साहब कहते हैं ये स्वराज मुझे मंजूर नहीं है। स्वराज मिलेगा तो भारत का तो फायदा है, पर इंसानियत का नुकसान है। अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रही तो इससे हमारी इंसानियत आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और इसको मैं जोड़ देता हूँ महात्मा गांधी के आखिरी मिशन से। 1940 के बाद, 1945 के बाद खास तौर से हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़क रहे हैं, देश को आज़ादी मिलने जा रही है, और याद रखिए उस समय देश के आज़ादी के जश्न में भारत के राष्ट्रपिता मौजूद नहीं हैं, और वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता जब तक नहीं होगी इस देश में सच्चाई से हम विकास नहीं कर सकते। तो ये थी उनकी समझ। अब आज तो खैर बहुत सारी चुनौतियाँ आ गई हैं। पिछले करीब 20 साल से तो इस्लाम नाम के धर्म को दहशतवाद से जोड़ा गया है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी तेल की राजनीति, अमेरिका का पॉलिटिक्स है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर इस्लाम की खूबसूरती अगर देखना हो तो मौलाना आज़ाद की जो कमेंट्री है, जो उनकी किताब है तर्जुमा कुरान पर है, उसमें बहुत सुंदरता से वो एक एक चीज़ बताते हैं कि जो इस्लाम ये इंसानियत का मज़हब है, इंसान से इंसान को जोड़ने का मज़हब है और मोहब्बत का मज़हब है। कई बार मैं एक पत्रकार के रूप में भी सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि उनका नाम तो मौलाना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नाम के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा कि अबुल कलाम उनका नाम जन्म से, बचपन से नहीं था। अबुल कलाम का मतलब होता है जो शब्दों को गढ़ने वाला हो, जो ज्ञान को गढ़ने वाला हो, ये उनका शब्द था। खैर, नाम के सामने मौलाना है। तो कई बार लगता है कि मैं उनसे कल्पना में पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप तो अपने कुरान पर भी तर्जुमा किया है, तो क्यों नहीं आप मुस्लिम लीग शामिल हो जाते, क्यों नहीं आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते? तो उनका जवाब सुनिएगा। कल्पना में उनका जवाब सोच रहा हूँ तो मुझे कहेंगे, बरखुरदार
मेरा इस्लाम इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, जबकि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग ये यहाँ के हमारे लोगों में बंटवारा लाती है। तो ये उनकी शिक्षाओं का एक मर्म है और उनकी जो कुरान की कमेंट्री है, मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित किया जाए। इसको हम केवल किताबों के माध्यम से जानते हैं और वो भी किताब पूरी नहीं हुई। मेरे ख्याल से उसका बड़ा पार्ट बाद में अंग्रेज़ों ने उनके प्रेस को बंद कर दिया, तो उसका जितना भी भाग मौजूद है उनके कुरान के उस इस्लाम की समझ को सामने लाया जाए। अब अशोक पांडे जी ने जो बात कही उसको एक थोड़ा सा मैं दोहराना चाहूँगा कि धार्मिक होना और सेक्युलर होना, इसमें कोई विरोध नहीं है। आप पूरे धार्मिक हो सकते हैं और पूरे सेक्युलर हो सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो दो उदाहरण दिए, एक तरफ मोहनदास करमचंद गांधी जो कहते हैं मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, इस वाक्य को भी गौर से सुनिएगा, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मैं यहाँ रुक गया। गांधी कहते हैं मैं अपने धर्म के उसूलों के लिए जान तक दे सकता हूँ। आजकल क्या चल रहा है? धर्म के नाम पर जान ली जा रही है और ये एक तरीका है। गांधी का वाक्य पूरा करता हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म के लिए जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहाँ तक उस सरकार का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो सरकार न आपके धर्म गुरुओं के निर्देश से चलेगी, न मेरे धर्म गुरुओं के निर्देश से चलेगी। सरकार का काम होगा लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी को देखना, और धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता, मॉरल रास्ता दिखाना। ये महात्मा गांधी और मौलाना साहब इतने महान मुसलमान और उतने ही महान इंसान, उनको भी वो भी इसी रास्ते पर चलते हुए दिखते हैं। खासतौर से चूंकि मैं अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूँ, तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक प्रोपेगेंडा सिर्फ आरएसएस की विचारधारा वाला काम नहीं कर रहा। एक प्रोपेगेंडा ऐसा भी है जो मुस्लिम समाज के बीच में भी बहुत जोर शोर से इस बात पे काम कर रहा है कि कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। जब से मैं राजनीति में आया, मैं इन मुद्दों पे लगातार बात कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जब लोग सवाल करते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, और जब मैं पलट के माजी की तरफ देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। जब मैं माजी की तरफ पलट के देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि कांग्रेस ने हमें फखरुद्दीन अली अहमद दिया, जो इस देश के राष्ट्रपति बने। मैं माजी की तरफ देखता हूं, तो तसव्वुर करिए कि आज़ादी के बंटवारे के वक्त, देश के बंटवारे के वक्त जो माहौल रहा होगा, मैं शायर हूं तो ज्यादा इमेजिनेशन पावर है शायद मुझ में। मैं सोचता हूं कि इस तरफ से ट्रेनें भर के जाती थी लाशों से, उस तरफ से आती थी। ऐसे माहौल में भी नेहरू जी ने आगे बढ़कर के जिस तरह से मौलाना आजाद साहब को सीने से लगाया और पूरे देश के सामने खड़े होकर के मोहब्बत का, एकता का संदेश दिया, वो अपने आप में बेमिसाल है। कांग्रेस ने हमें ये दिया, कांग्रेस ने हमें रफी अहमद किदवई दिया, कांग्रेस ने हमें सैयदा अनवरा तैमूर दिया, कांग्रेस ने हमें अब्दुल रहमान अंतुले दिया, कांग्रेस ने हमें बरकतुल्ला दिया, कांग्रेस ने हमें गफूर साहब को दिया, कांग्रेस ने हमें सलमान खुर्शीद दिया, कांग्रेस ने हमें गुलाम नबी आज़ाद दिया, कांग्रेस ने हमें अहमद पटेल दिया, कांग्रेस ने हमें न जाने ऐसे कितने तमाम, सियासी तौर पर नाम गिनाया जाए तो बहुत सारे नाम हमें दिए, जिन्होंने कम से कम कम्युनिटी में भी अच्छा काम किया, समाज में भी अच्छा काम किया। आइए मैं श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। कांग्रेस ने हमें एक ऐसी और शख्सियत दिया है जो हमारे साथ मंच पर बैठी हैं, और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी जिस सम्मान, जिस एहतराम से उनसे पेश आती है, उनकी इज्जत करती है, वो अपने आप में बहुत अनूठी मिसाल है। एक ऐसा वक्त है कि जब बाकी सियासी दलों की तरफ आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक मार्गदर्शक मंडल बन गया और चुप करा दिया गया, लोगों को बोलने तक नहीं दिया गया, सम्मान देने तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त में भी मैं एज ए कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से इस बात पर गर्व कर सकता हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूं जहां जब मोहसिना किदवई जी आती हैं तो मैंने राहुल गांधी जी को खड़े होकर के उनका सम्मान करते हुए देखा है। मोहसिना किदवई जी हमारे बीच में है, माँ की तरह है वो, और उनके पास बहुत सारे तजुर्बे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा करके मोहसिना जी के लिए
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिनके बारे में, जिनके लिए ये आवाज़ फिर खींचे गए, तो मैं आज मैं बहुत खुश हूँ कि कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ये यौम पैदाइश मौलाना का अबुल कलाम आज़ाद का बनाया और काफ़ी लोग, आप लोग यहाँ पे आए। मैं सबसे पहले तो इमरान साहब को, जो चेयरमैन हैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने एक मतलब वाक़या है कि बहुत दिनों के बाद आज मौलाना के ताल्लुक़ से कोई प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, मौलाना की शख्सियत पे बात करना, हमारे बीच में पांडे जी बैठे हैं, पुनियानी जी बैठे हैं, मैं इन लोगों से यही अर्ज़ कर रही थी कि आप जैसे लोग कि इनकी तो तकरीरें जगह जगह रिकॉर्ड बजने चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं कि जो आज जो हमारे आपस में तफरीक पैदा हो गई है, उस तफरीक को अगर ख़त्म करने वाले कोई लोग हैं तो ऐसे ही लोग हैं कि जिनके लेख से और जिनके बातों से लोगों में उत्साह पैदा हो। मौलाना आज़ाद की शख्सियत पे कुछ भी कहना मेरे ख़्याल से सूरज को चिराग दिखाने की तरह से है, इसलिए कि उनकी इल्मी काबिलियत, उनकी जो उनकी तहरीरें हैं, जो उनकी तकारीर थी, मैं कहती हूँ कि अगर आप उनका सिर्फ वो गुबार खातिर पढ़ लें जो उन्होंने उनकी किताब, उनके मुख्तलिफ दोस्तों को जो उन्होंने खतूत लिखे हैं, अगर वो पढ़ लें तो उसमें मौलाना का पूरा कैरेक्टर झलकता है। और मौलाना की जो सबसे बड़ी सिफत थी, जो भी पुनियानी जी ने भी कहा और पांडे जी ने भी, वो थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के इतने ज़बरदस्त हामी थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उनसे बढ़ के हामी मैंने उस ज़माने का कोई देखा नहीं। गांधी जी, नेहरू जी, वो सब थे। मौलाना का जो अभी बताया पुनियानी जी ने, जो उन्होंने उनकी तकरीर बात सुनाई, ये बात सही है। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना की शख्सियत क्या और किस को तक। जो अभी पुनियानी जी ने कहा कि अगर एक आसमान से उतर के कोई फरिश्ता कुतुब मीनार से ये ऐलान करे कि आज़ादी हिंदुस्तान को मिल सकती है, लेकिन उसका शर्त ये है कि हिंदू मुसलमान वैसे की दोस्ती से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन मौलाना ने, जो अभी पुनियानी जी ने कहा कि मौलाना को ये, उन्होंने कहा मुझे ये आज़ादी मंजूर नहीं। ये आप देखिए कि ये जज्बा और ये ख्यालात उसी शख्स के हो सकते हैं कि जो बहुत बड़ा हामी है। मेरे ख्याल है इसके पीछे ये भी था कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो हिंदुस्तान का एक नक्शा देखा था, अगर आप देश का नक्शा उठा के देखिए तो उसमें अगर आप कश्मीर की तरफ जाइए तो किसकी मेजॉरिटी है? वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की मेजॉरिटी है। उससे ज़रा सा नीचे आ जाइए तो किसकी मेजॉरिटी है? सिखों की मेजॉरिटी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ किसकी मेजॉरिटी है? वहाँ ईसाइयों की मेजॉरिटी, हमारे ईसाई भाइयों में। तो इसमें और बाकी में हमारे 80% हमारे हिंदू भाई साहबान रहते हैं। तो बताइए ये कहाँ से अलग अलग मामला हो गया? ये एक ऐसा है, जो आपका हिंदुस्तान है उसका नक्शा ऐसा है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये आज के लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है। हमारे हर देश का एक मिजाज होता है और हमारे देश का मिजाज है अमन और शांति, भाईचारा। तो उस मिजाज के खिलाफ आप कैसे कोई काम कर सकते हैं? इसलिए हमें ये बातें सोचना चाहिए। और ये जो कौमी एकता है या कौमी यकजहती कहिए, तो मेरे ख्याल से हमारे बुज़ुर्गों ने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी तो उस वक़्त उनके दिमाग में मेरे ख्याल से जो तस्वुर था, एक हरे भरे बाग का था जिसमें हर रंग का फूल और हर खुशबू का फूल हो।
और उस हर रंग के फूल और हर खुशबू को फूल को बराबर से झूमने का और हंसने का हक हासिल हो, खिलने का हक हासिल हो। एक ऐसा हिंदुस्तान का नक्शा हमारे लोगों ने देखा था। आज हमें वही हिंदुस्तान चाहिए। हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम आपस की भाईचारगी के बिना नहीं रह सकते। और अगर भाईचारे के किस्से आपको सुनाऊं, मेरे साथ जितना जो होता था, जो पुराने रस्म रिवाज थे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, मेरे भी घर की बहुओं ने पैर पूजे हैं और पैसे दिए हैं मुझे मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने क्या क्या नहीं देखा। तो आज आप हमें और अलग करने की बात करते हैं। ये नफ़रत का जज्बा ही ऐसा है कि लोगों को, कौमों को ख़त्म कर देता है। इसलिए आज हम सबको, जैसा पुनियानी जी ने कहा, पांडे जी ने कहा, कि आज हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि घर घर में हमारे वही माहौल होना चाहिए, वही तौर तरीक़े होना चाहिए जो हमारे पुराने लोग हैं। हमारे यहाँ आज के ज़माने में, आज आप देखिए जो अभी पुनियानी जी ने और पांडे जी ने कहा, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी देन है। आपको इतना खूबसूरत मुल्क कोई नहीं मिलेगा जितना हमारा देश। और उसका की खूबसूरती क्या है? वो हमारी कौमी यकजहती है। ऐसा खूबसूरत देश आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतनी ज़ात, बिरादरी, मज़हब, मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ बिरादरी, मुख्तलिफ खाना पीना, मुख्तलिफ लोग, लेकिन ये है कि सब एक दूसरे के साथ हम हिंदुस्तान हैं। हमारे खून में हम हिंदुस्तानियत है, हमारे खून में इंसानियत है। हमारा खून हिंदू और मुसलमान का खून तो नहीं। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो ये तो नहीं सोचता कि डॉक्टर को देखता कौन सा अच्छा डॉक्टर है, चाहे हिंदू या मुसलमान। लेकिन आज हमारे देश और मुस्तकिल तफरीक बढ़ रही है। और मैं समझती हूँ आज अगर हमें सबसे बड़ी कोई बात करनी है, आज जो बताया पुनियानी जी ने भी बताया, पांडे जी ने बताया, आज ये इतना नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर, और उनसे मौलाना से ही पूछा गया, मैंने सुना है कि आप कौन सा पोर्टफोलियो लेंगे, तो उन्होंने कहा एजुकेशन में। अब आप उधर देखिए कि नेहरू जी का क्या था कि हमारे देश का टेम्परामेंट साइंटिफिक होना चाहिए, हाँ? और दूसरी तरफ आपके हमारे मौलाना का सारा रुझान साइंस टेक्नोलॉजी और कल्चरल रिलेशन, और जब ये बताया तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपस की जो रिश्तेदारी और आपस के जो तालमेल दूसरे ममालिक से भी है। मौलाना को ये फ़ख्र हासिल था कि वो अपनी बात मनवाना भी जानते थे कि किस तरह से उनकी बात मानी जाए। जब ये बात सही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका सबसे बड़ा उन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट की तहरीक शुरू हुई और सारे लीडर्स पकड़ के बंद कर दिए गए थे। अहमदनगर जेल में मेरे ख्याल थे हमारे मौलाना, और बाकी भी लोग सब बंद कर दिए। लेकिन सवाल ये था कि कौन झंडा फहराए, तो उसमें सिलेक्शन हुआ अरुणा आसिफ अली ने। आप ये सोचिए, अंग्रेज पुलिस और एक दुबली पतली खातून वो जाती हैं और ठीक 9 बजे ग्वालियर टैंक पे वो झंडा लहरा देती है। और ये झंडा जो है हमारा झंडा, तिरंगा झंडा, ये कोई मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं है। कोई मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं कि जब चाहे 2 रंग का छाप दिया, जब चाहे 4 रंग का छाप दिया, जब चाहे 10 रंग का छाप। ये हमारा झंडा है, एक कौमी एकजुटता की निशानी। इसको कोई आप याद कीजिए कि जो झंडे को गोलियाँ खाते थे, झंडे को झुकने नहीं देते थे, ये वो झंडा, इसका झंडे, इस झंडे का की बराबरी कौन सा झंडा कर सकता है, मुझे बताइए। आज के जो हालात हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम वही ख्यालात, और मैं फिर आपसे कहती हूँ, गांधी की विचारधारा, उस वक़्त की जो कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट, आज़ाद हिंदुस्तान की जो पहली कैबिनेट बनी, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर हमारे होते और हमारे प्राइम मिनिस्टर
नेहरू जी भी नहायत सेकुलर और बहुत ज़बरदस्त इंसान, उनकी तारीफ़ों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, न मौलाना की दोनों, मतलब उस वक़्त के लीडर कद्दावर लीडर थे और तकरीबन बराबर के काबिलियत सब रखते थे। लेकिन मौलाना एजुकेशन मिनिस्टर बने, जबकि अभी बताया गया कि उनकी अरबी और फारसी की ही सारी वो थी, और मेरे ख्याल में नोटिंग भी वो उर्दू में करते और मुझे किसी ने बताया कि एक कोई फाइल आई जो नेहरू जी ने उनके पास भेजी थी, तो उस पर मौलाना ने जो नोटिंग की तो उस पर उन्होंने लिख दिया जो कह दिया सो कह दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया। तो उनकी पुख्तगी जो एक तो ये कि सच्चे मुसलमान, उनके वेशभूषा वो जो अभी बताया गया, लेकिन ये कि मज़हब के कट्टर मजहबी आदमी, लेकिन उन्होंने कभी मज़हब को पॉलिटिक्स में नहीं दाखिल होने, कभी उन्होंने मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया, और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। आखिर वक्त तक मौलाना पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन जब मेजॉरिटी उधर थी तो उन्होंने भी अपनी हत्या डाल दी। लेकिन मौलाना उस वक़्त उनकी तकरीर थी कि जो उन्होंने कहा था, जामे मस्जिद से एक तकरीर की थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपका मुल्क नहीं है, आप वहाँ अजनबी होंगे। आपसे जब कोई ये सवाल करेगा कि आप किस खत्ते से आए हो तो आप क्या बताओगे, तो इसलिए वो आपका मुल्क नहीं है, आपका मुल्क ये है जहाँ आप पैदा हुए हैं, आपको ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों के ऊपर उतना इतबार मत कीजिए, हमारी तो बातें अब हम ही तक हैं, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, नौजवानों से मेरी ये अपील है कि खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी को इस देश के लिए समझिए और उठ के खड़े होइए और इन ताकतों का मुकाबला करिए जो आपके देश को खराब करना चाहती है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आप सब की बहुत मशहूर हूँ, इमरान साहब की ज़्यादा मशहूर हूँ, बहुत ज़्यादा, पुनियानी साहब, और फिर मैं दरख्वास्त करती हूँ पांडे जी, पुनियानी जी आपसे कि कुछ कीजिए, नई नस्ल को कुछ दिशा दीजिए, कुछ सिम दीजिए, ताकि बेसिम सरकार जो चल रही है उस सिम की तरफ बढ़े। और ये बात सही है कि इन तमाम हालात में मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल भी मेरे ख्याल है नामुमकिन नहीं है, इसलिए हम इसके लिए भी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हाज़रीन जलसा का भी बहुत शुक्रिया, और इमरान साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। कैफी ने कभी कहा कि ये ज़मीं तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये ज़मीं तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। किए दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लबें, जड़ दिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। यकीनन मुश्किल वक्त है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमें बोलने की ज़रूरत है। ये जो नए नए ठेकेदार निकल आए हैं, ये जो नए नए अलंबरदार निकल आए हैं, जो नफ़रतों के अलावा मोहब्बतों की बात करने वालों के लिए शिकंजे कस रहे हैं, उनसे हमें अलग-ऐलान कहना पड़ेगा कि ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। ये मुल्क बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत मुल्क है, और इसमें किसी एक की कुर्बानी शामिल नहीं है, सब मिले हैं तब हिंदुस्तान बनता है। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का शफक, कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का अरक, कितने चेहरों की हया, कितनी जबीनों की शफक। खाक की नजर हुई तब ये नजारे बिखरे, आसान नहीं था। खाक की नजर हुए तब ये नजारे बिखरे। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, कितनी सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे।
पत्थरों से ये तराशे हुए असनामे जवां, ये सदाओं के खमों पेच, ये रंगों की ज़बां, चिमनियों से ये निकलता हुआ पुरपेच धुआं, तेरी तख्लीक नहीं है मेरी तख्लीक नहीं। ये जो नए लोग नाम बदलने वाले लोग हैं उनसे कहिए कि तेरी तख्लीक नहीं है मेरी तख्लीक नहीं। हम अगर जिद भी करें इस पे तो तस्दीक नहीं। आज आप जिद करेंगे लेकिन कबूल नहीं किया जाएगा। आखिर में साहिब कहते हैं कि इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं तखमीना बना। कितने आलिम, कितने मुफक्किर, कितने दार्शनिक, कितने पढ़े लिखे लोग, इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं तखमीना बना। जहर सदियों ने पिया तब कहीं नौशीना बना। सैकड़ों पांव कटे तब कहीं एक जीना बना। सैकड़ों पांव कटे तब कहीं एक जीना बना। उनका विरसा हो खंडर ये सितम इजाद न कर। उनका विरसा हो खंडर ये सितम इजाद न कर। उनका विरसा हो खंडर ये सितम इजाद न कर। ये सितम इजाद न कर। नौए इंसान के शबो रोज की तकदीर नहीं। ये मुल्क मेरी तेरी नस्ल की जागीर नहीं। हम बिल्कुल आखिरी महाज तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एक ऐतिहासिक तकरीर, वो एक तारीखी भाषण जो जामा मस्जिद के मेंबर से मौलाना आज़ाद साहब ने बंटवारे के वक्त दिया था, मैं उसका कुछ हिस्सा पढ़ दूं, फिर हम आखिरी मकाम तक पहुंच जाएंगे। आप ये तसव्वुर करें कि मुल्क लगभग बंटवारे के मुहाने पर खड़ा था, बंट रहा था, लोगों के सरों पर गठरियां थीं, लोग हिजरत के लिए तैयार थे। ऐसे में उस मंजर में खड़े होकर के आज हमें सोशल मीडिया पे कोई एक आदमी एक पोस्ट हमारे खिलाफ लिख देता है, हमें ट्रोल कर देता है, तो हम चुप हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लीग ने जो माहौल बनाया था, उस माहौल में मौलाना खड़े हुए और मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद के मेंबर से उन सीढ़ियों पे खड़े होकर के कहा कि तुम्हें याद है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी जबान काट ली। मैंने कलम उठाया और तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये किससे कह रहे हैं? उन लोगों से जिनके सर पे बंटवारे का भूत सवार था, जिन्होंने गठरियां अपने सर पर रखी थी और उसमें मुसलमान थे, मुसलमानों से मुखातिब थे वो, कि मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हद ये है कि पिछले 7 साल में तल्ख सियासत जो तुम्हें दागे जुदाई दे गई है, उसके अहद शबाब में भी मैंने तुम्हें खतरे की हर घड़ी पर झंझोड़ा था, लेकिन तुमने मेरी सदा से न सिर्फ एतराज किया बल्कि गफलत और इनकारी की तमाम सुन्नतें ताज़ा कर दी थी। नतीजा मालूम ये हुआ कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया। अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया है। ये मौलाना आज़ाद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तसव्वुर करिए कैसे माहौल में कह रहे हैं। जिसका अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया था, सच पूछो तो अब मैं जमूद हूं, स्थिर हूं, या फिर दौरे उफ्तादा यानी कि हेल्पलेस सदा हूं, जिस सदा को कोई सुन नहीं रहा, जिस आवाज को कोई सुन नहीं रहा है, जिसने वतन में रहकर भी गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारी है। इसका मतलब यह नहीं कि जो मकाम मैंने पहले दिन अपने लिए चुन लिया वहां मेरे बालों पर काट दिए गए या मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे दामन को तुम्हारी कारगुजारियों से गिला है। मेरे दामन को तुम्हारी कारगुजारियों से गिला है। मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही तुमने कौन सी राह इख्तियार की, कहां पहुंचे और अब कहां खड़े हो। क्या ये खौफ की जिंदगी नहीं और क्या तुम्हारे भरोसे में फर्क नहीं आ गया है? ये खौफ तुमने खुद ही पैदा किया है। अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता जब मैंने तुमसे कहा था कि 2 कौमों का नजरिया मर्ज़े मौत का दर्जा रखता है। 2 नेशन थियरी को किस तरह से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के बनने को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता जब मैंने तुम्हें कहा था कि 2 कौमों का नजरिया मर्ज़े मौत का दर्जा रखता है। इसको छोड़ दो। जिन पर आपने भरोसा किया था वो भरोसा बहुत तेजी से टूट रहा है, लेकिन तुमने सुनी को अनसुनी कर दिया था, सब बराबर कर दिया था और ये ना सोचा कि वक्त और उसकी रफ्तार तुम्हारे लिए अपना वजूद नहीं बदल सकते। वक्त की रफ्तार थमी नहीं,
तुम देख रहे हो, जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था, यानी कि वो लोग जो उस मूवमेंट को चला रहे थे, जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था, वो तुम्हें लावारिस समझकर तकदीर के हवाले कर गए हैं। वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी मंशा से जुड़ी है। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने एक कौम के पैदाइशी हक के एहतराम में करवट बदली है। और यही वो इनकलाब है जिसकी एक करवट ने तुम्हें बहुत हद तक खौफजदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो तुमसे अच्छी कोई शय छिन गई है और उसकी जगह कोई बुरी शय आ गई है। हाँ, तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने आप को अच्छी शय के लिए तैयार नहीं किया था और बुरी शय को अपना समझ रखा था। मेरा मतलब गैर मुल्की गुलामी से है, जिसके हाथों तुमने मुद्दतों खिलौना बनकर जिंदगी गुजार ली। एक वक्त था जब तुम किसी जंग के आगाज की फिक्र में थे और आज उसी जंग के अंजाम से परेशान हो। आखिर तुम्हारी इस हालत पर क्या कहूँ। इधर अभी सफर की जुस्तजू खत्म नहीं हुई और उधर गुमराही का खतरा भी आ गया। आप अंदाजा लगाइए मौलाना साहब की जबान कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी उर्दू बोलते थे, कितने अच्छे मुकर्रिर थे वो। अब हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल रहा है, बदल चुका है। मुस्लिम लीग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मौलाना अलल ऐलान कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। अब ये हमारे दिमागों पर है कि हम अच्छे अंदाज फिक्र में सोच भी सकते हैं या नहीं। इसी ख्याल से मैंने नवंबर के दूसरे हफ्ते में हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाओं को दिल्ली में बुलाने का न्योता दिया है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ हमको हमारे सिवा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें हमेशा कहा और आज फिर कहता हूँ कि नफरत का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो और बदअमली को त्याग दो। ये तीन धार का अनोखा खंजर लोहे की उस दोधारी तलवार की तरह है जिसके घाव की कहानियां मैंने तुम्हारे नौजवानों की जबानी सुनी है। ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के नाम पर इख्तियार की है उस पर गौर करो, तुम्हें महसूस होगा कि ये गलत है। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह आज से कुछ अर्से पहले तुम्हारे जोशो खरोश बेजा थे, उसी तरह से आज तुम्हारा खौफ भी बेजा है। मुसलमान और बुज़दिली या मुसलमान और इश्ताल एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती और न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें जाने के लिए इकट्ठा किया था, आज उन्होंने तुम्हारे हाथ में से अपना हाथ खींच लिया। वो जिन्ना को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि आज उन्होंने तुम्हारे हाथ में से अपना हाथ खींच लिया है, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। ये देखो तुम्हारे दिल तो उनके साथ रुखसत नहीं हो गए हैं। अगर अभी तक दिल तुम्हारे पास है तो उसको, अपने दिल को खुदा की जलवागाह बनाओ, खुदा की जलवागाह बनाओ। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बार बार कहना पड़ रहा है। तीसरी ताकत अपने घमंड की गठरी उठाकर रुखसत हो चुकी है। तीसरी ताकत मतलब जो बंटवारे की बात, यानी बंटवारे के अलावा जो अंग्रेज थे वो रुखसत हो चुके हैं। तीसरी ताकत अपने घमंड की गठरी उठाकर रुखसत हो चुकी है और नया सांचा ढल रहा है। अब अगर अब भी तुम्हारे दिलों का मामला बदला नहीं और दिमागों की चुभन कम नहीं हुई तो फिर हालत दूसरी होगी। लेकिन अगर वाकई तुम्हारे अंदर सच्ची तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हो गई है तो फिर इस तरह बदलो जिस तरह तारीख ने अपने को बदल लिया है। आज भी हम ऐसे दौरे इंकलाब को पूरा कर चुके हैं। हमारे मुल्क की तारीख में कुछ सफ़े पन्ने खाली हैं और हम उन सफ़ों में तारीफ के उन्वान बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हों। और आखिर में जो बात कहते हैं वो ज्यादा अहम है, वो ज्यादा बोलने की है। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं। कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं जो राहों में निकलते हैं। कल जब तक की आजादी हमारे हाथ में न थी, कल जब तक की आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था। वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथ में थी।
आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपनी तरफ नहीं देखते थे बल्कि उनकी तरफ देखते थे। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी तो आप मजबूर होते थे कि आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन आज वो नहीं हैं। आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं, और आप अगर मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें भी पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता अपने को आजमाइशों में डालना, कोई भी नहीं चाहता कि अपने को दुखों में डाले, लेकिन हमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां हमें पेश आएंगी। अगर हम मैदान में दौड़ रहे हैं तो कदम कदम पर हमें ठोकरों से दो चार होना पड़ेगा, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें उकताना नहीं चाहिए, बल्कि मर्द बनकर हमें उन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर एक जिंदा इंसान है और उसकी रगों में गर्म और जिंदा खून दौड़ रहा है, तब उसके लिए बीमारियां भी हैं, ठोकरें भी हैं, मुसीबतें भी हैं, परेशानियां भी हैं। तो जिंदगी का मानी भी यही है कि हम बोझ उठाएं, और बोझ इस तरह ना उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, बल्कि मर्दों की तरह हिम्मत से उठाएं। अजीजों, ये फरार की जिंदगी तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर अख्तियार की है, उस पर गौर करो, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने सोचने की आदत को बदल डालो। ये देखो, जामा मस्जिद की बुलंद मीनारे तुमसे उचक उचक कर कहते हैं कि तुमने अपने तवारीख के सफहात कहां गुम कर दिए। अभी कल की बात है, यमुना के किनारे पर तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, और आज तुम हो यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। ये देखो, जामा मस्जिद के मीनारे उचक उचक कर तुमसे कहते हैं कि तुमने अपने तारीख के सफहात कहां गुम कर दिए। अभी कल की बात है कि यमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, और आज तुम हो कि तुम यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था? ये बादलों ने मैला पानी बरसाया है और तुमने भीग जाने के डर से अपने पायजामे चढ़ा लिए। आप इस तकरीर को 1947 के पस मंजर में भी देखें और आज के पस मंजर में भी देखें तो शायद दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था? ये बादलों ने मैला पानी बरसाया है और तुमने भीग जाने के डर से अपने पायजामे चढ़ा लिए। वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, बिजलियां आई तो उन पे मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, हवाएं उठी तो उनका रुख मोड़ दिया, आंधियां आई तो आंधियों से कहा कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान की कमजोरी है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले खुद अपने गिरेबान से खेलने लग गए हैं। आज की सोहबत खत्म हुई, मुझे जो कहना था वो कह चुका, लेकिन फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि अपने हवास पर काबू रखो, अपने गिर्द ओ पेश अपनी जिंदगी के खुद रास्ते बनाओ। ये कोई मंडी की चीज़ नहीं है कि जिसे तुम खरीद कर ले सको या मैं तुम्हें खरीद के ला दूं। ये तो दिल की दुकान ही में से अमाल की नकदी से दस्तयाब यानी कि हासिल हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय पवन बंसल साहब। मैं उन्हें सिर्फ एक सियासतदान ही मानता। मैं अभी चंडीगढ़ था एक कार्यक्रम में, मैंने उनको सुना तो ऐसा लगा कि जैसे एक इतिहासकार बोल रहा है। एक जोरदार ताली बजाएं, उनकी जहनियत, उनके तजुर्बे आप सबके। हमारे सभी के बहुत आदरणीय बेगम मोहसिना किदवई जी, प्रोफेसर राम पुनियानी जी, प्रोफेसर अशोक पांडे जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन बेटा डिसोजा जी, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नौजवान दोस्तों, मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका आपके बीच में आने के दिया।
एक बहुत ही अहम अवसर पर जब हम मौलाना आज़ाद जी की 133वां जन्म दिवस मना रहे हैं और ये राष्ट्र एजुकेशन दिवस भी है, नेशनल एजुकेशन डे, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, अशोक पांडे जी और आदरणीय मोहसिना किदवई जी के कहने के बाद और ख़ास तौर पे जो आखिर में इमरान जी ने मौलाना आज़ाद जी की एक भाषण पढ़ा जो एक सचमुच में एक कविता जैसा था, उसके बाद तो कहने को कुछ है ही नहीं। लेकिन ये भी एक औपचारिकता है, बेशक जल्दी जाना चाहता था, बहुत देर से बहुत दूर जाना है, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ कि अनिल चौधरी जी को बुलाया और आपके सामने मैं आ गया। मुझे उस बात जो अभी कही गई थी कि 18 वर्ष की आयु का जब हिंदुस्तान में सवाल उठा कि नौजवानों को वोटिंग अधिकार देना चाहिए, तो उस वक़्त मुझे याद आया कि 18 वर्ष की आयु में ही मौलाना आज़ाद जी अमृतसर में, पंजाब से मेरा संबंध है और पंजाब की बात कर रहा हूँ, 18 वर्ष की आयु में अमृतसर में एक जर्नल को उसका संपादन कर रहे थे, उसके संपादक 18 वर्ष की आयु में। ये ही वॉज अ प्रिकॉशियस चाइल्ड, बचपन से ही इतना शानदार लिखते, अपने एक लाइब्रेरी बनाई, अपने ही बच्चों के लिए किताबों के लिए उनके रीडिंग रूम बनाए। उस वक्त से ये एहसास हो रहा था कि ये नौजवान ने आगे बहुत बढ़ना है और 35 वर्ष की उम्र में ही सबसे छोटे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1922 में वो थे। इससे पहले कुछ वर्ष पहले ही महात्मा गांधी का जो उनके अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स थे, चंपारण का था, खेड़ा का था और सॉल्ट मार्च के साथ, उस वक़्त से उनसे प्रभावित होके वो महात्मा गांधी के साथ लगे और महात्मा गांधी जी ने एकदम पहचाना कि एक वो नौजवान है जिसने आगे जाके हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सेवा करनी है। और जिस संघर्ष में हम सब लगे हैं कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना है, हिंदुस्तान को आज़ाद करना है, उसमें इसकी बहुत अहमियत हुई रहेगी। और वो महात्मा गांधी की वो एक पहचान उस नौजवान की वो सच निकली। उन्होंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में, मैं समझता हूँ कि ही वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। बहुत चीज़ों में उन्होंने, वो एक धर्मशास्त्री तो थे ही, उसका जिक्र बहुत हुआ है कि अच्छी तरह इस्लाम को जानते थे, इस्लामिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक कराया। और वो है जो सही मायने में किसी भी धर्म के होते हैं। हम धर्म को समझते नहीं, सिर्फ ये कमी है, हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। हमारे साथ समस्या ये उठी हुई है सभी के साथ। और ये उन्होंने बताया कि उस वक्त धर्म है क्या, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, आत्मा, ज्ञान, भाईचारा, ये उनमें से कुछ है। और वो सभी धर्म यही सिखाते हैं उस वक्त। और साथ साथ जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भी उन्होंने लिखा, अंग्रेज़ खिलाफ हुए, जो मुस्लिम लीडर्स से बड़े, वो भी उनकी मुखालफत उसी वक्त से करनी शुरू कर दी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप लोग सिर्फ धर्म के नाम पे बात कर रहे हो, धर्म की ही करते हो बात, आप सही मायने में लोगों का कॉमन बेनिफिट, कॉमन गुड क्या है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते। उन लोगों को भी उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपने एक फॉलोअर्स, अपनी फैन फॉलोइंग इतने ज़बरदस्त हिंदुस्तान में बना ली कि कहीं भी गए उन्होंने वहाँ जो भाषण दिए, उनसे नौजवान प्रेरित होके महात्मा गांधी की उस लीडरशिप में हमारे आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और आगे जाके हम कहाँ तक इसमें पहुँचे। आदरणीय मोहसिना किदवई जी ने बताया था, एक बहुत बड़ी बात थी वो कि जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने जो उस वक्त एक आह्वान दिया था, एक ललकार के अंग्रेज़ों को कहा था कि छोड़ जाओ भारत। उस वक्त हमारे फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ वर्षों के बाद फिर मौलाना आज़ाद जी थे, 1940 में शायद फिर बने थे, 1940 से लेकर 46 तक रहे, जब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए वो छोड़ा। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नवंबर में ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर को, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी चुनाव हुए वो भी इनकी अध्यक्षता में हुए।
और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उस वक्त इतनी विस्तार पूर्वक चर्चा करके डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के उसके बाद एक मसौदा इतना शानदार तैयार किया कि आज तक हिंदुस्तान के संविधान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आज उस संविधान को भी डिमोलिश किया जा रहा है। उस संविधान की जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, मैं उनका जिक्र समय के कारण, आपके समय और अपने का कारण बात नहीं करना चाहता। बेशक माइक एक ऐसी कमी है कि पॉलिटिशियन के आगे ये आ जाए तो पॉलिटिशियन भूल जाता है, दूसरों की भी कन्वीनियंस और लगा रहता है। मैं किसी और कारण जल्दी भागना भी चाहता हूँ, तो उसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज संविधान पे भी जो प्रहार हो रहा है, उस पर भी जो अटैक हो रहे हैं, आज मैं समझता हूँ हम सही श्रद्धांजलि मौलाना आज़ाद साहब को वो देंगे कि हम संविधान के लिए लड़ें। उसमें से एक हमारा जो राष्ट्रीयता की बात थी, जो उन्होंने उस वक्त कहा था कि बेशक हिंदुस्तान में जैसे कहा माना जाता था, क्लेम किया जाता था, हजारों वर्षों से है, हम अपनी सभ्यता ऐसे कहते हैं, लेकिन मुस्लिम भी 1000 से ज़्यादा वर्षों के हिंदुस्तान में है। ये भी उनका देश है, उनका राष्ट्र है जैसे हिंदुओं का। और ये अधिकार नहीं किसी को कि दूसरे को कोई जजमेंटल बने, उन पर आप जजमेंट पास करें। उन्होंने ये उस वक्त ये कहते हुए उन्होंने ये बातें का जिक्र किया था। आज जो संविधान के बिना पे हमारी राष्ट्रीयता तय हुई थी, आर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड नेशनलिज्म इज ऑल्सो अंडर अटैक। आज हिंदुत्व बेस्ड नेशनलिज्म का जिक्र हो रहा है देश में, और ये देश में सबसे बड़ी खतरनाक एक बात है। ये सही मायने में वो जो धर्म के वो सही मायने में धर्म की मानने वाले, जो मैंने बात बीच में कहा था, धर्म को मानने वाले हैं लोग, धर्म की नहीं मानने वाले। अगर ये धर्म की मान रहे हो ये लोग, तो आज जो देश में किया जा रहा है वो देश में जहाँ, ये एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने आज है। मैं बस इतना कहता हुआ एक बार फिर इमरान प्रतापगढ़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ जी से भी, तो मैं एकदम बीच में ऐसे ही औपचारिक तौर पे पूरा होना चाहिए प्रोग्राम, उसके बाद मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी की इजाज़त आपसे चाहता हूँ। बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा आज अशोक पांडे जी को दूसरी बार बोलते सुना। उस वक्त सोच रहा था कि आई हैड मिस समथिंग ऑल थ्रू माई लाइफ। आज दूसरी बार फिर उनको सुना, कुछ भी हुआ। राम कल्याणी जी को मैं वैसे नहीं निजी तौर पे जानता, लेकिन इनको कौन नहीं जानता। एक बायोमेडिकल इंजीनियर होते हुए इन्होंने किन किन चीज़ों पे, धर्म पे, सत्ता पे, हमारे कम्युनलिज्म पे, उन पे क्या क्या इन्होंने विचार रखे हुए हैं, वो अपने आप में ट्रीटाइसेस हैं, अपने आप में एक पढ़ने के काबिल मौजूद हैं। कुछ कुछ कभी कभी देख लेता हूँ। आज मुझे प्रसन्नता हुई बहुत, उनका भी विचार यहाँ रूबरू होकर उनके भी सुनने का विचार आज मुझे मौका मिला। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय पवन कुमार बंसल जी। मैं हमारे पास आपके लिए एक अंगवस्त्र है, लेकिन अब मैं उसे ऑफिस लेके आ जाऊंगा क्योंकि आपको जल्दी जाना है, तो हमारे पदाधिकारियों ने छोड़ कर के आए। देखिए, मौलाना आज़ाद साहब की शख्सियत, हम आखिरी मकाम पर पहुंच चुके हैं। मैं जब अभी उनके बीच में मैं जब उन पर थोड़ा पढ़ रहा था, उनके बारे में जान रहा था, तो आप अंदाज़ा लगाइए उनका नाम मौलाना से शुरू होता है, और इस देश में IIT हो, IIM हो और UGC जैसी संस्थाएं हों, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बड़े बौद्धिक और बड़े ऐसे लोग जो बहुत दूरदर्शिता रखते हैं, वो उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए स्थापित की। और आप इस तरफ देख रहे हैं कि संगीत नाटक अकादमी 1953 में उनके रहते हुए स्थापित हुई, साहित्य अकादमी 1954 में, और ललित कला अकादमी 1954 में उनके रहते हुए, उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए देश में स्थापित हुई। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आखिर में वही बात आ जाती है जो आज के इस कार्यक्रम का निचोड़ है कि कोई मौलाना आज़ाद ये सब कैसे कर पाता है, कोई मौलाना आज़ाद कैसे इतनी बड़ी शख्सियत बन पाता है। तो मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ। किसी का एक शेर है कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। कोई मौलाना आज़ाद कैसे बन पाता है? मैं कह रहा हूँ अल्लाह लिलाम कि कोई मौलाना आज़ाद तब बन पाता है
जब कोई महात्मा गांधी उसे मिलता है, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे मिलता है, तब जाकर के कोई ऐसी शख्सियत बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बन पाती है। मैं इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे बहस में, पूरे इस सेमिनार में एक बात मैं कहूंगा कि जितना मैं लगातार मौलाना आजाद साहब को पढ़ रहा हूं, उतना ही मेरे दिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए सम्मान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्पेस दिया अपनी कैबिनेट में मौलाना आजाद साहब को काम करने के लिए, वो अद्भुत है। और ऐसी ऐसी नजीरें हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग कहते हैं कि इतना एहतराम करते थे पंडित नेहरू जी, इतना सम्मान करते थे कि जब तक बैठ नहीं जाते थे खुद नहीं बैठते थे, कहते नहीं मौलाना बैठे तब बैठते हैं। वो ऐसी बॉन्डिंग थी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी, जो आज के दौर में सियासत में भी, समाज में भी बहुत कम होती जा रही है। मुझे खुशी है कि जो नेहरू जी की परंपरा थी, उस परंपरा को इस देश में अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो आज हमारे नेता राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। जो विनम्रता, जो सादगी, मैं अक्सर मंचों में ये बात कह रहा हूं कि नेहरू जी ने कहा था कि मेरी राख जो है वो भारत भर में बिखेर देना, मैं यहाँ की मिट्टी में मिलना चाहता हूं। और आज जब मैं राहुल जी को देखता हूं और उन्हें संघर्ष करते हुए और देश के कोने कोने में जा करके लड़ते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि नेहरू जी ने कहा था कि मुझे भारत भर में बिखेर दो, और राहुल जी ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारत भर को खुद में आत्मसात कर रहे हो, अपने अंदर समाहित कर रहे हो। ये बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। मैं एक नए नेहरू को इस देश में पैदा होते हुए देख रहा हूं, उस विचारधारा और उसी शक्ल के साथ। इस देश को न जाने कितने मौलाना आजाद की जरूरत है, न जाने कितने पंडित नेहरू जी की जरूरत है, न जाने कितने ऐसे तमाम बड़े लोगों की जरूरत है ताकि देश आगे बढ़ सके। मैं अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े भाई से कोई भाषण नहीं, बल्कि चाह रहा हूं कि दिल्ली आपकी है, दिल्ली के लोग हैं सामने बैठे हुए, आप आभार प्रदर्शित भी कर दें, अपनी बात भी रख दें। उसके बाद वो अपने मेहमानों को एक शॉल भेंट करेंगे, फिर हम आपके सभा को राष्ट्र गान से इस सभा की समाप्ति करेंगे। मैं बुला रहा हूं अनिल चौधरी जी। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में साथी बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य है। सच कहूँ तो हिम्मत नहीं होती उनका नाम जुबान पर जो जब से राजनीति में, और राजनीति में भी जो शुरुआत मैंने कांग्रेस से की, तब से उनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरी माँ समान है, इसलिए मैंने कहा कि हिम्मत नहीं होती कि ऐसी शख्सियत के सामने मैं उनका नाम ले पाऊँ। माफ़ी चाहता हूँ। इस मंच पर बहुत ही बड़े बड़े लोग विराजमान जिनको मैंने सुना। आदरणीय अशोक पांडे साहब को मैं, जैसे बंसल जी ने कहा, दूसरी बार मैं भी सुन पा रहा हूँ, थोड़ा देर से पहुँचा, तो मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत ही सम्मान के योग्य राम पुनियानी जी से, जिन्होंने अभी मौलाना अब्दुल कलाम साहब के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हमसे साझा की जो कि मैं समझता हूँ मेरे और आप सब लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण, जो शायद हमने कभी पहले ना सुनी। इस मंच पर मेरी बहन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीता डिसूजा जी भी मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनको हम बीच बीच में सुन रहे हैं, जो आज के, मैं समझता हूँ, इस कार्यक्रम के संयोजक कहूँ या हम सबको इकट्ठा करने वाले हैं, या मौलाना साहब को आज जो एक तरह से फिर से शारीरिक तौर पर बेशक हमारे बीच में नहीं, लेकिन फिर से वो जीवन तरीके से हमें ये मौका दे रहे हैं कि उनको हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मेरे भाई जितने शानदार शायर हैं, मैं कहना चाहता हूँ उतने शानदार राजनीतिज्ञ भी। इमरान भाई, आपकी खूबसूरती है, अपनी बात को जो कहने का तरीका है वो किसी से छुपा नहीं। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, नौजवान काफ़ी तादाद में हैं, माइनॉरिटी के मेरे अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण, कई महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। आफ्ताब भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे एमएलए हैं, बहुत पुराना परिवार है।
पवन बंसल जी अभी गए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय शक्ति सिंह गोयल साहब भी सम्मिलित हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी होगी, मैं उनको सुन तो नहीं पाया। साथियों, इतना सब कुछ जब हम सब लोगों के सामने अबुल कलाम साहब की बातें जब रखी जाएं, तो मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे व्यक्ति पे कुछ उनके बारे में कहने के लिए बचा। लेकिन इमरान भाई ने जो लास्ट में 2-3 बातें कही है, मैं वही सोच रहा था कि जिस मंच पे मौलाना साहब की पिक्चर के दाएं और बाएं बाजू पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, जिसमें खास तौर से संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है, ये ललित कला अकादमी है। इनको हम, क्योंकि मैं विधायक रहा, काउंसलर रहा, अक्सर इन अकेडमी से हमारा संपर्क रहता था। शीला जी मुख्यमंत्री थी, अक्सर इन अकेडमी से हम कलाकार और बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाते थे, कार्यक्रम करते थे। लेकिन मैं ये जानकारी नहीं थी कि इन संस्थाओं, इनकी नींव डालने वाला जो व्यक्तित्व था वो मौलाना अबुल कलाम था। एक शब्द और यहाँ लिखा हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बोला जाए सुनने के बाद कि भारत रत्न। माफ करिएगा, ये रत्न की उपाधि बाद में मिली होगी, पहले उन्होंने वो कर्म किए थे। उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने इस देश से मोहब्बत। भारत रत्न इस देश को अपने आप को सौंपा, और मुझे गर्व है कि ये कांग्रेस में ऐसे बहुत लोगों ने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया।